हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा फोकस 22 जुलाई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर सेशन। तो सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन सेक्शन में हम लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से रिलेटेड है। तो ये टर्म कहाँ से आया? तो कल हमने जो डिस्कस किया था आइडियाज समिट किसके बीच में हो रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा वो आप देख लें फिर से। अगर आपने नहीं देखा है तो और इनके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। जिन लोगों ने देख रखा है वो आप एक टाइप से असाइनमेंट ट्रीट करें और बताएं हमें आइडियल सबमिट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसमें एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की बात की गई है। तो उसमें क्या है, दैट इज ए प्रेफरेंशियल। तो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें सही है। जिनको आंसर आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं भी आता है वो भी अटेम्प्ट करें। हम लोग तो डिस्कस कर ही रहे हैं आंसर। तो चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम एक्सटेंडेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस वाइज करते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट मिलता है तो आपको उसमें फोकस करना है कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है और कौन सा जनरल स्टेटमेंट है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्पेसिफिक कोई फैक्ट दिया गया है कहाँ पे, तो वो आप को ईजी हो जाएगा क्वेश्चन में एरर फाइंड करना या स्टेटमेंट में एरर फाइंड करने में। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करते रहने हैं। तो यहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप्ड की बात की गई है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे यही गड़बड़ है। यहाँ पे डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज एक्सटेंड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, और ये मैंने एक्सचेंज किया है। और ऐसा बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखेंगे कि ऐसे जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है या फिर उसके अपोजिट को डाल दिया जाता है या फिर उसमें कोई स्पेसिफिक मॉडिफायर लगा दिया जाता है जिससे स्टेटमेंट को गलत बनाया जाता है। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बाकी दो स्टेटमेंट इसमें सही हैं और वो एक टाइप से आपका जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को डिफाइन भी कर रहे हैं। तो एक टाइप से इसका जिनको मीनिंग नहीं पता था वो ये क्वेश्चन करके मीनिंग भी उनको पता चल गया। जिनको पता था उन लोगों ने अपना टेस्ट भी कर लिया नॉलेज। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 2 and 3 ओनली। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980s का प्रोग्राम है। तो इसमें आपके पांच मिसाइल्स थे जिसमें से 3 हमने दिए हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और ये तीनों इसके पार्ट हैं। 2 आप जो मैंने छोड़े हैं, 2 में से एक तो हमारा नीचे आ ही जाएगा डिस्कशन में क्योंकि आज वो न्यूज़ में भी रहा था। लेकिन जो एक बच गया है उसका आपका असाइनमेंट रहा उसको कमेंट करके बताने का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि जो ककरापुर एटॉमिक प्लांट है वो भी आपके न्यूज में रहा है। तो ककरापुर, पीएम मोदी रिसेंटली शोड ए कंसर्न अबाउट ककरापुर एटॉमिक प्लांट ऑफ गुजरात रीचिंग इट्स क्रिटिकलिटी। तो यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है और रीचिंग अगर क्रिटिकल हो रहा है तो मोदी जी कंसर्न दिखाएंगे ही। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्रिटिकलिटी, जो अगर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। क्रिटिकलिटी इज रीचिंग अबव नहीं होगा, यहाँ पे रीचिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस, यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में आउटपुट ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम दे सकता है या फिर मैक्सिमम ना कह के कि एक नॉर्मल कंडीशन में वर्क करके जितना इफिशियंट जो आपका आउटपुट हो सकता है वो एक टाइप से रीच कर गया है ये ककरापुर एटॉमिक प्लांट। तो यहाँ पे कंसर्न नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे उन्होंने अप्रिसिएट किया है इस बात का। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया और इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। जिन लोगों को ये क्रिटिकलिटी टर्म पता होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए हमने ये जानकारी भी दे दी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये कल ही हमने डिस्कस किया था। कौन से स्टेट का है, कौन सी यूटीज का है, तो ये हमारे दिल्ली का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। N95 मास्क जो हमारे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत लोगों ने जिनके पास जिज्ञासा होती है उनको ऑलरेडी ये पता होगा ये स्टेटमेंट, और ऐसे जो जनरल टर्म्स हमेशा जो हमारे दिन प्रतिदिन में यूज में चर्चा में रहती है उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपका जैसे देखिए अगर फोकस चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोविड-19 से ही क्वेश्चन आए, ऐसे जो जनरल टर्म्स है उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ न्यूज में ये भी रहा था कि जो N95 मास्क जो हैं उसमें जो रेस्पिरेटर्स लगे होते हैं, जैसे ये मास्क है यहाँ पे जो रेस्पिरेटर लगे हुए होते हैं वो एक टाइप से आपका सेफ नहीं है, तो जो बिना रेस्पिरेटर वाले मास्क है आप उसको यूज करें, क्योंकि ये इसमें आपका मोस्ट ऑफ द जो एयर फ्लो हो रहा है वो इसी रेस्पिरेटर के थ्रू हो रहा है, और वो एयर फ्लो में ही ज़्यादा आपका फिल्ट्रेशन हो नहीं रहा है। ज़्यादा आपके जो फिल्ट्रेशन होनी चाहिए वो वहाँ पे बहुत ही लो लेवल का वॉल्व लगा हुआ है जिसमें फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो आपका पूरा मास्क कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। तो N95 में N क्या रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल है। अगर R95 मास्क की बात की जाएगी तो वो समवट रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट होगा, और P95 अगर बोल दिया जाए तो वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंट टू, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ऑयल प्रूफ है वो मास्क। ठीक है, तो ये N का मतलब समझ में आ गया। और 95 का क्या मतलब है? 95 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 95% जो एयरबॉर्न पार्टिकल है उसको फिल्टर आउट कर देता है ये। तो आप लोग समझेंगे कि हाँ, आप लोग देखे होंगे कुछ N99 मास्क भी होते हैं, तो वो क्या उसका मीनिंग हुआ कि वो ऑलमोस्ट 99% एयरबॉर्न पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं। तो ये आपका ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन यूज टर्म है KN95, तो ये आपका असाइनमेंट रहा कि KN95 और N95 में क्या अंतर है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। सीरोलॉजिकल सर्वे जो हमने पहले भी देखा था, तो सीरोलॉजिकल सर्वे रिसेंटली कहाँ हमारे दिल्ली में जो हुआ है ऑलमोस्ट देखिए जून 27 टू जुलाई 10 तक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है। सीरोलॉजिकल सर्वे का क्या उद्देश्य होता है? उससे का उद्देश्य होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है आपका कोविड-19 के से का शिकार, या फिर बोल सकते हैं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे हो चुका है, वो एक टाइप से आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम लोग लार्ज मासेस को लेके इसका सर्वे करते हैं तो ईजिली देखते हैं कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज बना हुआ है कोविड-19 के अगेंस्ट, तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ कभी ना कभी इनका मुलाकात हुआ कोविड-19 से, तभी जाके आपका जो एंटीबॉडीज इनके शरीर में बना। तो इससे पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है आपका ग्रसित या फिर उनका जो है इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का, उतने परसेंटेज। तो यहाँ पे देखा गया कि ऑलमोस्ट 22 टू 25% ऑफ पॉपुलेशन का आया है कि हाँ इनका कोविड-19 से ऑलमोस्ट इनके पास एंटीबॉडीज बन चुके हैं कोविड-19 के अगेंस्ट, तो या फिर पाए गए कोविड-19 के एंटीबॉडीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो एक टाइप से ये पता चला कि अभी भी हमारा 75% पॉपुलेशन दिल्ली का जो है वो वल्नरेबल है। और यही सब सर्वे करके लगाया गया, अंदाजा लगाया गया कि हाँ अभी जो बैन है वो प्रिवलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपका 75% पॉपुलेशन में और फैल सकता है कोविड-19। तो ये एक टाइप से सीरोलॉजिकल सर्वे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सीरोलॉजिकल सर्वे ही नहीं, बहुत सारे टाइप के टेस्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, और इसके लिए हमारा लीसा टेस्ट यूज़ किया गया था, जो आईजीजी हमारा एंटीबॉडी उसको चेक करता था। तो ये आपका पता होना चाहिए लीसा टेस्ट, और इसको हमने नाम भी दिया है, तो आपका ये भी मतलब रहा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसको कोविड कवच बोलते हैं या फिर कोरोना कवच बोलते हैं। क्या इन दोनों में से एक बोला जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कोरोना कवच बोलते हैं या कोविड कवच बोलते हैं, और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब चलते इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज में, तो हमारा एक नया एक्ट है जो कि
2019 में ही पास हो गया था, लेकिन जुलाई 20 से ये इफेक्ट में आ चुका है। तो जुलाई 20 से इफेक्ट में आ गया तो बहुत लोग एक्ट वगैरह को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक 4 क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं इस पे, और साथ ही साथ अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस भी कर दिया है, क्योंकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसलिए आपको उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको कि जैसे कि मेरा इंटरव्यू चल रहा था सेम एग्जाम ईओएओ के लिए, तो लेट से अगर एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ मेरे से पूछ दिया गया था कि क्या जो ईपीएफओ सर्विस देता है, तो अगर सर्विस से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, लेट से आपका पेंशन में प्रॉब्लम है, कोई पीपीएफ में प्रॉब्लम है, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है वो ईपीएफओ? तो एक क्वेश्चन जैसे देखिए ये इंटरव्यू में आ गया, ये हमारे मेरे लिए क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर तो हम लोग जब इंटरव्यू वगैरह डिस्कस करेंगे, जब ईपीएफओ एक्ट के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तो वो बताएंगे ही। अभी के लिए बस जानकारी ले लीजिए कि जहाँ भी हमारा जो देखिए कहीं भी अगर कंज्यूमर टर्म आ जाता है तो वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, और जो लूप होल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करके समझ लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इफेक्ट में आया? हमारा जुलाई 20, और कब का एक्ट है? 2019 का, जो कि अर्लियर जो एक्ट था 1986 का उसको रिपील करता है। तो उसमें डिफाइन क्या किया गया है? कंज्यूमर को डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल सर्विसेज। देखिए यहाँ पे आपको बाई गुड्स एंड अवेल सर्विसेज, उसके अलावा उस पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है। वो क्या करेगा? आपका प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स राइट, जो कंज्यूमर है उसके राइट्स को इन्फोर्स करेगा। तो राइट्स क्या होंगे वो हमने यहाँ डिस्कस कर रखा है। उसके अलावा जो ये क्या क्या इसमें कुछ कुछ टर्म्स और भी हमने कुछ पॉइंट्स और भी दे दिए हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, और ये पीडीएफ में सर्कुलेट कर ही रहा हूँ, तो आप उससे जब भी मिलता है उसको नोट कर ले, 1-2 लाइन इसको पढ़ भी ले। जैसे कि कितने का पेनल्टी इम्पोज कर सकता है आपका। देखिए ईपीएफओ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू पता होगा कि क्या राइट्स हैं, क्या जो कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है, कौन इसके चेयरमैन होंगे, कितने तक का अगर केस होता है तो कहाँ जा सकते हैं, इसका डिस्प्यूट रिड्रेसल कौन कर सकता है, इतना ही बस पता होगा। एक बार आप पढ़ लेंगे इसको तो उतना से ज़्यादा आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस पर बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको 2-3 बार इसको रिवाइज भी करने के लिए ज़रूरत है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बनाया गया है कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो 3 लेवल का है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का रिड्रेसल बनाया गया है कि कहीं भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अगर आपका जो 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करें, उसके बाद स्टेट को, उसके बाद आप नेशनल को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का डिस्प्यूट है डायरेक्टली आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का जो है अपील है वो स्टेट में जाएगा, स्टेट का अपील आपका नेशनल में जाएगा, और साथ ही साथ अगर यहाँ से भी नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। आप क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे देखिए कि किस टाइप के ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो पहले हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उतना प्रोटेक्टेड नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उसके को एक टाइप से प्लग किया गया है लूप होल। और ऑफलाइन ऑनलाइन टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग से खरीदते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू खरीदते हैं, सारे टाइप के ट्रांजैक्शन आपके प्रोटेक्टेड हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं। 6 राइट्स की बात की गई है कंज्यूमर की। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पे
ये जो आखिरी वाला है उसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा तो राइट नहीं हो सकता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, लेकिन ये है। तो आपको जो टिपिकल सा पॉइंट है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अब चलते थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि हाँ कि पहले वाला जो एक्ट था और इसमें थोड़ा सा क्या क्या अंतर हो गया है। तो इसमें स्टेटमेंट कंसीडर करिए, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क। पहले था कि जहां कंपनी है वहां आप कंप्लेन फाइल करना होता था, लेकिन अब जहां कंप्लेनेंट है वहां आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो पहले था कि जैसे जितना का आपका जो लेट्स से आपको डिफेक्टिव फ़ोन दे दिया गया तो आप फ़ोन का ही आप कंपनसेशन सीख कर सकते थे। लेकिन लेट्स से कि अगर फ़ोन से लेट्स से फ़ोन फट गया और आपका हाथ डैमेज हो गया या फिर और कुछ भी हो गया, तो उसका जल्दी हमारे जो कंज्यूमर एक्ट में वैसा प्रोविज़न एक्सप्लिसिट नहीं था, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था। वैसे जो अगर हार्म हुआ है कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज से, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनसेशन जो था वो हम लोग सीख नहीं कर सकते थे। लेकिन ये देखिए कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड देशों में ये प्रोविज़न पहले से ही है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा केसेस होता है कि लेट्स से कि आपने ओला हायर किया है या कोई सर्विस हायर किया है कि हमको एग्ज़ाम में पहुंचाया जाए, और फिर वो एग्ज़ाम में ही नहीं पहुंचाती है, तो आप उससे सिर्फ एग्ज़ाम वो सिर्फ भाड़ा नहीं वसूल रहा है, वो जो हार्म हुआ है आपको वो उसका भी कंपनसेशन पे करना पड़ेगा वो सर्विस प्रोवाइडर को। तो इस टाइप की बातें हैं इसमें। कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। देखिए यहाँ मेडिएशन आप आपस में मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन ये सब टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए बस कि कोर्ट अगर मेडिएशन के लिए भी इसको रेफर कर सकता है कि आप लोग आपस में मेडिएट करके इसको सेटल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये तीनों एक टाइप से नए प्रोविजंस हैं, तो इस पे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए हमने इस पे क्वेश्चंस बता दिए। और साथ ही साथ जो हमारा जो कंप्लेनेंट, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है? कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड ओनली इन स्टेट एंड नेशनल। जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर कोई कंप्लेन है तो उसको स्टेट और नेशनल लेवल पे ही फाइल किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का अपील जो हमने बताया कि स्टेट में होगा, स्टेट का अपील नेशनल लेवल में होगा, और अल्टीमेटली हमारा फाइनल अपील लाइव बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। अब चलते साइंस सेक्शन में। साइंस सेक्शन में हमारा जापानीज गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एक ड्रग को अप्रूवल दिया है एज ए सेकंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। और हमारे जो इंडिया में काफ़ी ड्रग्स को अप्रूवल मिल गया है एज ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट। उसमें आपका ये देखिए रेमडेसिविर, फ्लैविपिर, तो ये सारे ड्रग्स हैं जिसको सबको अप्रूवल मिल चुका है एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। और ये हमने ऑलरेडी सारे ड्रग्स कंपेयर करके भी बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार इसको डिस्कस कर लिया है। तो एक टाइप से रिवीजन के लिए हमने ये सारे दे दिए, क्योंकि ये लिस्ट आपका एडिट होते रहेगा, ये चेंज होते रहेगा। तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अगर आप इस एक कोई भी जैसे रेमडेसिविर आपका इतना बार आ चुका होगा कि आपको ये तो सबसे ज़्यादा याद होगा, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इतना बार आ जाए कि आपको एक नहीं, आपको ये 4-5 जो है वो आपको याद रहे, और जब भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हम लोग करंट अफेयर सेक्शन में। तो करंट में हमारा क्या है? तो सेक्स वर्कर्स और जो लोग एड्स या टीबी और मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है चिट्ठी किसको? GFATM एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लिखा है कि हमारे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या आप हम लोग कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि समय ऐसा ख़राब चल रहा है कि उनकी इनकम भी चली गई है, लोग ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, उनको ज़्यादा, मतलब देखिए कि ऐसा बहुत बार आप देखेंगे कि जो लोग वेल
जैसे कि लेट्स से कि फ्लड आता है, फ्लड देखिए अभी आप देख रहे हैं कि फ्लड असम में आया हुआ है, लेकिन उसको पूरा उतना ज़्यादा मीडिया फोकस नहीं मिल पा रहा है, और मीडिया फोकस नहीं मिल पाने के कारण क्या हो रहा है कि उसको उतना जितना असिस्टेंस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो ज़्यादा वनरेबल सेक्शंस के लोग हैं उनको असिस्टेंस नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण उनको वही है, समझ लीजिए। अब आगे की बात आप समझ ही सकते हैं। तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में समझ लेते हैं। GFTAM इज एन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो ऐसा स्टेटमेंट एक जरूर आता है कि क्या ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हमेशा कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। पहले ये WHO के अंदर बनाया गया था, लेकिन अब ये WHO के अंदर नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि नाम सब सजेस्ट करता है, क्या नाम सजेस्ट करता है, ग्लोबल फंड है। ग्लोबल फंड टू फाइट क्या है आपका, ए से हो गया आपका एड्स, टी से हो गया टीबी, एंड एम से हो गया मलेरिया। ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। ठीक है, तो आपका नाम से ही आधा काम कंप्लीट हो गया। आपको नाम ही पता है तो वहीं से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। और क्रिएटेड इन 2002, और एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो आप शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो ये टर्म लिखना है, उसका फुल फॉर्म लिखना है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद सिंपली लिख देते हैं क्रिएटेड इन 2002। बस खत्म। दो लाइन भी नहीं, आपका एक लाइन, इतना से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा। अब देखते हैं, NPCI ने एक लॉन्च किया है UPI ऑटो पे फीचर फॉर रिकरिंग पेमेंट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मोबाइल बिल देना है, तो रिकरिंग पेमेंट का फीचर भी लॉन्च किया है उन्होंने। NPCI का बहुत सारा है, जैसे UPI उन्होंने लॉन्च किया है, आपका भारत QR कोड, भीम ऐप, बहुत सारी फीचर्स इन्होंने लॉन्च की है, और वो आपको पता होना चाहिए। और ये हमने और बहुत ही 3-4 बार डिस्कस कर रखा है। तो आपका असाइनमेंट ये भी रहा कि कम से कम 5 to 6 जो NPCI के इनिशिएटिव हैं उसके बारे में आप बताएं। और ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये UPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ऐसे कि भीम ऐप किसने लॉन्च किया है, NPCI ने लॉन्च किया है, RBI ने लॉन्च किया है, आपका सेबी ने लॉन्च किया है, दिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, दैट मिनिस्ट्री। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस समय पर अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे। वृक्षारोपण अभियान किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस है गोइंग ग्रीन। तो क्या करेंगे वो कि जो हमारे उनके माइंस है, ऑफिसेज हैं, कॉलोनीज हैं, जो कि आपका एरिया है जहाँ पे हम लोग वो लगा सकते हैं पेड़, वहाँ पे वो लोग आपका पेड़ लगाएंगे। वृक्षारोपण जैसा नाम सजेस्ट करता है। लार्ज स्केल प्लांटेशन करेंगे। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। और क्योंकि नाम बहुत ही, वृक्षारोपण अभियान आप समझ सकते हैं, बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और वृक्षारोपण क्या रिलेशन है। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। आखिरी सेक्शन में चलें तो मेटा मटेरियल, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है मेटा, तो ये क्या है कि एक आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटेरियल है जिसका फीचर क्या है, यूनिक होता है, जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है। ध्रुवास्त्र क्या है? ध्रुवास्त्र क्या है? एक एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसका पहले नाम क्या था, हेलिना। हेलिना कैसे बोलते थे, हेलीकॉप्टर प्लस नाग। नाग हमारा जो है एक, जैसे देखिए ऊपर मिसाइल हमने डिस्कस किया था, 3 मिसाइल, अग्नि, आकाश एंड पृथ्वी, उसमें एक नाग भी है। और हेलीकॉप्टर प्लस नाग को क्या बोलते थे हम लोग, हेलिना। उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ध्रुवास्त्र। तो आपको पता होना चाहिए ये भी। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं उनको गुल्बेनकन प्राइज मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइज पे भी क्वेश्चन आता है UPSC PFO एग्जाम में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बात की है कि जो माइग्रेटरी लेबर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया जाए। तो ये तो अभी इनिशियल स्टेज में है, इसलिए हमने वन लाइनर में डाला है। जैसे जैसे इस पे बात चलेगी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ने क्वेश्चन किया है कि जो वर्ल्व वाले हैं मास्क, वो ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वैसे मास्क आप यूज ना करें।
रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स है उड़ीसा में बढ़ा के कर दिया गया है 62 से 65। स्पेसिफिक की कौन कौन को बढ़ाया गया है, कौन कौन से कैडर को, वो आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है, ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई स्टेट के हैं, कोई स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार के हैं, तो आपको क्या काम रहा, आप कमेंट करके बताएं कि आपके स्टेट में डॉक्टर्स का रिटायरमेंट एज क्या है, क्योंकि सब स्टेट में ऑलमोस्ट अलग होता है। डीडीटी प्रोवाइड करेगी इंडिया साउथ अफ्रीका को, और ग्लोबली सिर्फ सोल मैन्युफैक्चरर कौन है डीडीटी का, HIL इंडिया, जिसको स्पेशली बनाया ही गया था डीडीटी बनाने के लिए। तो HIL इंडिया जो है सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ डीडीटी ग्लोबली है, वो डीडीटी प्रोवाइड करेगा साउथ अफ्रीका को फॉर मलेरिया कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। फिर से मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आ जाए तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ तो हम लोग सर्कुलेट कर ही रहे हैं, तो पीडीएफ्स को आप यूज़ करें, लेकिन आप उससे नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, रिवीजन नोट्स आप बनाएंगे, वही आपका अंत में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं फिर से डेली करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।